प्यारे मित्रों एवं प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अफैनिक खतरे। बाहरी खतरों में भी अफैनिक खतरे। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए मित्रों। चलिए, इसमें जो पहला अफैनिक खतरा है वो है नशीली दवाओं का व्यापार। चलिए, इसमें भी हम कुछ पॉइंटों के अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, नशीली दवाओं का व्यापार। मित्रों, नशीली दवाओं जैसे अफीम, हेरोइन, चरस, गांजा आदि का अवैध कारोबार एक राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये कहाँ पर व्यापार? सीमा पार से व्यापार, क्योंकि हम बाहरी खतरों के रूप में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, गोल्डन क्रीसेंट जो कि एक प्रकार से जिसमें शामिल हैं ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं गोल्डन ट्रायंगल, म्यांमार, थाईलैंड एवं लाओस, दोनों संपूर्ण विश्व में ड्रग्स तस्करी के मामले के सबसे बड़े स्रोत माने जाते हैं। भारत दोनों ड्रग्स उत्पादक देशों, पश्चिम में गोल्डन क्रिसेंट एवं दक्षिण पूर्व में गोल्डन ट्रायंगल के मध्य में की स्थिति में है। भारत में यह ड्रग्स पाकिस्तान, नेपाल एवं अफगानिस्तान के रास्ते तस्करी हो रही है। इसके अतिरिक्त अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड की सीमाएं म्यांमार से लगी हुई हैं। यहाँ से होकर ड्रग्स अन्य महानगरों में भेजा जाता है। ड्रग्स तस्करों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र स्वर्ग बना हुआ है। वर्तमान समय में दोनों क्षेत्रों से भारत में तो ड्रग्स की तस्करी हो ही रही है और भारत के ही रास्ते विश्व के अन्य देशों में भेजी जा रही है। ठीक है, तो मित्रों ये है, इसमें आपको बहुत ज्यादा को समझाना नहीं है, ये तो इतना ही पर्याप्त है। अगला है जाली मुद्रा का प्रसार। जाली मुद्रा का मतलब होता है मित्रों नकली नोट। जाली मुद्रा या करेंसी का प्रसार एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के लिए घातक होता है। भारत में भी इस प्रकार की करेंसी को पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान से होकर नेपाल एवं बांग्लादेश के रास्ते से होकर सीमा पर स्थित राज्यों में तस्करी द्वारा भारी मात्रा में भेजा जा रहा है। यह तस्करी सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिक हो रहा है और वहीं से होते हुए संपूर्ण भारत में फैलाया जा रहा है, जो कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मित्रों, जाली नोटों का मतलब होता है स्थिति कुछ दिनों बाद क्या होगी? मुद्रास्फीति की स्थिति आएगी। अगला है सीमा पार से हो रही तस्करी। भारत जैसे देश में वर्तमान समय में पड़ोसी राज्यों से कई प्रकार की तस्करी हो रही है, जो कि भारत में कई तरह के खतरे उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे नशीली दवाओं की तस्करी। ये जो है युवकों को नशे की लत लगा रही है। जाली मुद्रा का प्रसार देश की मुद्रास्फीति को बढ़ावा देता है। हथियारों की तस्करी राज्यों में अशांति को बढ़ावा मिलता है। हमारे देश में सबसे निकृष्ट कार्य तो ये हो रहा है, वो है मानव तस्करी, जिसमें बालक, बालिकाएं, महिलाएं सभी शामिल होती हैं, जो सीधा मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। हालांकि भारत के गृह मंत्रालय में देश के 270 जिलों में मानव तस्करी विरोधी यूनिटों की स्थापना के लिए निधि प्रदान की है। तस्करी की समस्या से संपूर्ण विश्व ग्रसित है। यह प्राचीन काल से ही चलती रही है। आक्रमणकारियों द्वारा, अमीरों द्वारा गरीबों एवं दासियों की खरीद फरोख्त एक पुरानी परंपरा है। मित्रों, इस प्रथा को वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकार विरोधी घोषित करते हुए इसे रोकने हेतु प्रयासरत है। ठीक है, अगला है शरणार्थी समस्या। भारत के सीमांत क्षेत्रों में पड़ोसी राष्ट्रों से घुसे हुए शरणार्थी भी भारत की अर्थव्यवस्था हेतु खतरे बने हुए हैं। इन शरणार्थियों के कारण जहां राष्ट्र के ऊपर अतिरिक्त भार बढ़ा है, वहीं इन क्षेत्र के निवासियों को बेरोजगारी का भी सामना करना पड़ा है और इनके अधिकारों का हनन भी हो रहा है। मित्रों, ये बात सत्य है कि पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ज़्यादातर वहाँ के मूल निवासियों के व्यवसाय को इन्होंने ही छीन लिया है, जिसके कारण वहाँ पर अशांति व्याप्त है। ठीक है, इन शरणार्थियों के कारण सीमांत क्षेत्र के नागरिकों में भी असंतोष की भावना व्याप्त है। इन्हीं भावनाओं के कारण कभी कभी हिंसात्मक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिला है। भारत में बांग्लादेश के शरणार्थी भारी संख्या में 1971 से ही संपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्रों में भरे पड़े हैं, जो आज तक वापस नहीं गए। इसलिए पूर्वोत्तर क्षेत्र अशांत बना हुआ है। ठीक है, अगला है मित्रों साइबर खतरा। साइबर खतरा एक ऐसा खतरा है जो किसी दायरे और सीमाओं से बंधा नहीं होता।
इसकी वजह है कि फाइबर हथियार या उपकरण की प्रकृति जो इंटरनेट द्वारा संचालित होता है। जिस प्रकार इंटरनेट के कारण विश्व के कोने कोने में सूचनाओं को शीघ्रता से प्रसारित करना संभव हुआ, उसी तरह विश्व के किसी भी कोने में शीघ्र आक्रमण करना भी संभव हुआ। मित्रों, ये भी जानते हैं ना कि कण कण में ईश्वर व्याप्त है, तो इसी तरह जो है ईश्वर के बाद अगर कोई कण कण में व्याप्त है मित्रों, तो वो है साइबर उपकरण या इंटरनेट हम कह सकते हैं। ठीक है, यही कारण है कि साइबर खतरा अपने राष्ट्र से भी हो सकता है, पड़ोसी शत्रु राष्ट्रों से भी या विश्व के किसी भी राष्ट्र से भी, क्योंकि आक्रमण किसी भी स्थान से हो सकता है। साइबर खतरा एक ऐसा खतरा है जो राष्ट्र के सैनिक हर प्रकार के कंप्यूटर चालित क्षेत्रों के लिए खतरा है। साइबर खतरा एक ऐसा खतरा है जो किसी भी विकसित राष्ट्र की संपूर्ण बर्बादी कर सकता है, रखने की संपूर्ण बर्बादी की क्षमता रखता है। जब तक साइबर आक्रमण एवं साइबर आक्रमणकारी का पता चले तब तक काफी देर हो चुकी होती है। हिंसात्मक आक्रमण में तो आक्रमणकारी सामने होता है, लेकिन साइबर आक्रमणकारी को शीघ्रता से खोजना संभव नहीं होता कि आक्रमण किसने और किस जगह से किया है। भारत में भी चीन और पाकिस्तान जैसे राष्ट्र साइबर आक्रमण बराबर कर रहे हैं। चीन ने तो साइबर सेना का भी गठन कर रखा है। वर्तमान समय में चीन की साइबर सेना सबसे महाशक्तिशाली है, जो विश्व की अन्य महाशक्तियों पर बराबर हमले कर रहा है। यहाँ तक कि हम ये कह सकते हैं कि चीन की साइबर सेना से अमेरिका जैसे राष्ट्र की भी हालत खराब हो रही है। साइबर हथियारों में शामिल है कंप्यूटर और इंटरनेट, और साइबर आक्रमण का लक्ष्य भी होता है कंप्यूटर एवं इंटरनेट, अर्थात दोनों ही हथियार एवं दोनों ही लक्ष्य होते हैं। ईश्वर के बाद इंटरनेट ही ऐसा है जो कण कण में व्याप्त है, जिससे प्रत्येक जन को साइबर आतंकवाद का शिकार बनाया जा सकता है, क्योंकि हम कंप्यूटर पर आश्रित हो चुके हैं। साइबर आक्रमण से वही बच सकता है जो कंप्यूटर चालित उपकरणों से दूर है, अर्थात कंप्यूटर पर जिसकी निर्भरता ना हो, वह साइबर आक्रमण से सुरक्षित है। ठीक है मित्रों, तो उम्मीद करता हूँ ये भी चैप्टर आपको कुछ समझ में आया ही होगा। बाकी पढ़िए लिखिए मस्त रहिए मित्रों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए।